नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं वैदिक साहित्य की दुनिया में। लेकिन रुकिए, इसे कोई पुरानी धूल भरी किताबों का ढेर बिल्कुल मत समझिएगा। जरा सोचिए, ज्ञान की एक ऐसी लाइब्रेरी जो कागज पर नहीं बल्कि आवाज और ध्वनि पर बनी है। और पता है, यही वो एक सवाल है जो वैदिक साहित्य को दुनिया की बाकी प्राचीन परंपराओं से एकदम अलग खड़ा कर देता है। ये ज्ञान की एक ऐसी दुनिया है जिसे आंखों से पढ़ा नहीं गया, बल्कि कानों से सुना गया था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, सारा का सारा वैदिक ज्ञान फंडामेंटली दो धाराओं में बटा हुआ है, और इन दो धाराओं को समझना इस पूरी ज्ञान परंपरा को समझने की चाबी है, कह सकते हैं। तो ये जो दो धाराएं हैं, इनमें एक बहुत ही बुनियादी सा फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है श्रुति, इसका मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे कहते हैं कि ऋषियों ने सीधे सुना, ये डिवाइन है, इटर्नल है। और फिर दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये वो ज्ञान है जिसे याद करके लिखा गया, जिसे इंसानी बुद्धि की रचना माना जाता है। इस पूरी साउंड लाइब्रेरी की जो नींव है वो है श्रुति साहित्य। इसमें आते हैं 4 वेद और उनको एक्सप्लेन करने वाले ग्रंथ। कमाल की बात यह है कि इन्हें किसी इंसान की रचना नहीं माना जाता, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमेशा से थे। तो अब हम सीधा श्रुति साहित्य के दिल में चलते हैं। 4 महान वेद जो इस पूरी ज्ञान परंपरा की बुनियाद हैं। ये चारों वेद वैदिक ज्ञान के 4 पिलर्स की तरह हैं। ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, भजन है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि है। सामवेद पूरा का पूरा धुनों और गायन पर फोकस्ड है। और अथर्ववेद, उसमें मंत्र, दवाइयां और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। सामवेद को तो खासतौर पर भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों को म्यूजिकल नोट्स में पिरोया गया है। मतलब ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि एक पूरा म्यूजिकल एक्सपीरियंस है। और सामवेद की इंपॉर्टेंस का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये एक लाइन ही बता देती है कि इसके संगीत का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। अब सामवेद के दिव्य संगीत से हटकर अगर हम अथर्ववेद को देखें तो इसका फोकस पूरी तरह से हमारी आपकी डेली लाइफ पर है। ये एक तरह से उस जमाने का प्रैक्टिकल एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमें मेडिसिन से लेके पॉलिटिक्स, सोशल रूल्स और यहाँ तक कि जादू टोने जैसे विषय भी शामिल हैं। देखिए, वेदों का ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत सिंबॉलिक था, तो उसे आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिन्होंने इस ज्ञान की अलग अलग परतें खोलीं। तो इस ज्ञान को समझने की यात्रा कह सकते हैं 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये बेसिकली यज्ञों के लिए डिटेल मैनुअल्स जैसे हैं कि कौन सा रिचुअल कैसे करना है, उसका मतलब क्या है। फिर आते हैं आरण्यक। ये जंगलों में लिखे गए और ये रिचुअल्स के पीछे की जो मिस्टिकल सोच है उस पर फोकस करते हैं। और आखिर में सबसे ऊपर आते हैं उपनिषद, जो अल्टीमेट रियलिटी की खोज में किए गए गहरे फिलोसॉफिकल डायलॉग्स हैं। उपनिषद शब्द का लिटरल मीनिंग है पास में नीचे बैठना। ये ग्रंथ असल में गुरु और शिष्य के बीच हुए फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेद अंत, क्योंकि ये वेदों के ज्ञान का सार या उसका फिलोसॉफिकल कंक्लूजन पेश करते हैं। और ये फिलोसॉफिकल लिटरेचर कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाइए। परंपरागत रूप से जो मुख्य उपनिषद हैं, उनकी संख्या 108 मानी जाती है। अच्छा, तो श्रुति से अब हम चलते हैं स्मृति साहित्य की ओर। ये वो ग्रंथ हैं जो श्रुति के गूढ़ ज्ञान को लेते हैं और उसे समाज के लिए प्रैक्टिकल रूल्स और कहानियों में ढालते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं वेदांग, जिन्हें हम वेदों को ठीक से समझने के लिए एक जरूरी टूल किट कह सकते हैं। इसमें फोनेटिक्स से लेकर ग्रामर और एस्ट्रोलॉजी जैसे 6 विषय हैं, जिनका मकसद था कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण और अर्थ बिल्कुल सही रहे। इसके बाद आते हैं पुराण। ये देवी देवताओं, राजाओं और ऋषियों की कहानियों का एक बहुत बड़ा खजाना है। इनका मेन मकसद था कि वैदिक विचारों को दिलचस्प कहानियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुराण सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हिस्टोरियंस के लिए ये पुराने भारतीय राजवंशों के बारे में जानकारी का एक बहुत कीमती सोर्स भी है। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। सत्यमेव जयते, ये 2 शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुने हैं। इसका मतलब है हमेशा सच की ही जीत होती है। पर सवाल ये है कि ये आया कहाँ से? यही है भारत का नेशनल मोटो, और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से,
जो अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। करीब 2500 साल पुराना एक फिलोसॉफिकल थॉट आज एक मॉडर्न नेशन की पहचान है। कमाल है ना? तो ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये प्राचीन ज्ञान जो हजारों सालों तक सिर्फ आवाज के रूप में जिंदा रहा, आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।